नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई, पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ इस्लामाबाद में बवाल है कि भाई इमरान के समर्थक जो हैं वो बवाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बताएंगे कि कराची में जो है वो एक बड़ा धमाका हो गया है और उसमें अभी तक की खबर के मुताबिक 2 चाइनीज मारे गए हैं। टोटल 3 मारे गए हैं, उसमें से 2 चाइनीज हैं। और ये स्क्रीनशॉट लगाया तो आप लोग देख लेंगे भाई खबर सच्ची है। दूसरी चीज कि एससीओ की मीटिंग होने वाली है। शंघाई कॉरपोरेशन यानी कि चाइनीज प्लेटफॉर्म है, उसमें इंडिया भी है। डॉक्टर जयशंकर जो हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो जा रहे हैं। और उसके पहले ही कराची में इतना बड़ा धमाका हो जाता है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो चलिए, ये सईद मुजम्मिल की का वीडियो है। पीटीआई इस्लामाबाद मार्च, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर विजिट, गंडापुर मिसिंग, सैयद मुजम्मिल शाह। तो लेट्स सी क्या बता रही हैं। जयशंकर साहब जरूर आए, हिंदुस्तान से, भारत से आए, हम उन्हें वेलकम करते हैं और पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत बनाने के लिए हमारे साथ इस एहतजाज में शामिल हो जाए। इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे। यानी कोई मुल्क चल सकता है ऐसे? और इसका नुकसान किसको है? हमारे पाकिस्तानियों को, अवाम को नुकसान है, गरीब लोगों को नुकसान है। कदीम और एंशियंट। तो ये जो एक क्लिप में कहा गया ना कि जयशंकर साहब आए और हमारी रैली में, तो बेसिकली स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। बेसिकली पीटीआई ने ऑफर दिया है कि डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं वो हमारी पॉलिटिकल रैली में आकर एड्रेस करें, रैली को संबोधित करें डॉक्टर जयशंकर। क्योंकि इससे पहले भी लोग क्लिप चला चुके हैं डॉक्टर जयशंकर की अपनी रैलियों में, पीटीआई वाले, इमरान खान की पार्टी वाले, तारीफ करते हुए। तो वो कह रहे हैं एंशियंट दुनिया में जिस तरह देवता और देवियां हुआ करती थी ना, ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर, अफ्रीका के अंदर और जगहों में, अमेज़ॉन के जंगलात में, जहाँ पर उन देवताओं की पूजा होती थी, जिनको हर हफ्ते बलि चढ़ाने का बहुत शौक़ था, जिनको खून चाहिए होता था उनकी तस्कीन के लिए। इस तरह पाकिस्तान में भी एक डेमी गॉड है जिसको नहीं, आई एम सॉरी, मतलब ये रेफरेंस सईद मुजम्मिल को देने की जरूरत क्या पड़ी? मुझे इस पर एतराज है। अफ्रीका में देवता क्यों कहा? अफ्रीका में गॉड कहिए, देवता क्यों कहा आपने? देवी क्यों कहा आपने? देवी देवता हिंदू रेफरेंस है। देवी देवता हिंदू रेफरेंस है। अब हमारे रेफरेंस को अफ्रीका में क्यों दे रहे हैं आप? इसको देने का क्या मतलब, मोटिव क्या है, नैरेटिव क्या है? भाई, कई अफ्रीकन कंट्रीज तो मुस्लिम हैं ज्यादातर, कई क्रिश्चियंस हैं। तो आप उस टाइप से कोई रेफरेंस देते हैं? ये देवी देवताओं का रेफरेंस देना मतलब समझ नहीं आया मुझे। और जो मुझे समझ आ रहा है वो तो साफ साफ है कि यहां पर डिस्क्रिमिनेट करने वाली बात है, कि एक बुरी चीज को आप एड ऑन कर रहे हैं कि देखो ये बुरी चीज थी और ये देवी देवताओं से रिलेटेड है। तो क्यों आपके यहां बकरीद नहीं मनाई जाती? बकरे की कुर्बानी किस लिए दी जाती है? आपने उसका रेफरेंस क्यों नहीं दिया? बकरे की कुर्बानी तो हर साल दी जाती है ना, बकरे की, भेड़ की, ऊंट की, गाय की, पाकिस्तान में खासकर, दुनिया में हर जगह दी जाती है। तो ये तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होता ना। लेकिन नहीं, वहां पर चूंकि आपके रिलीजन की बात है तो इसलिए वो आप गोल करेंगे, लेकिन दूसरे के रिलीजन को आप ऐसे बोल देंगे। मतलब ये रेफरेंस सुनकर और ये एग्जाम्पल देकर मतलब मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब मेरे जैसे करोड़ों भारतीय होंगे जिनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। मैं शर्तिया कहता हूं भाई, आप कमेंट में बताएं कि आपको अच्छा लगा। जो चीज आपको एग्जाम्पल देनी है आपने उसको मतलब रिलीजन से क्यों जोड़ा? और अगर जोड़ा भी तो आप जिस मेजोरिटी ऑफ रिलीजन से आते हैं आप अपने रिलीजन को जोड़ते। यानी कि आप अपने रिलीजन को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि एक तो आप पर प्रॉब्लम होने लगेगी। जो वहां पर हिंदू मौजूद हैं वो वहां पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे, और यहां पर सवाल उठाकर आप क्या ही बिगाड़ लेंगे कुछ। तो आप नैरेटिव भी सेट हो जाएगा और मामला भी क्लियर हो जाएगा। आपको जितना समझदार मैं समझता हूं, मुझे लगता है कि आपको ऐसा रेफरेंस नहीं देना चाहिए। फिर हमारा ये यकीन और मजबूत हो जाता है कि मुसलमान तो मुसलमान है, और वो भी पाकिस्तान का मुसलमान तो कह ही नहीं सकते। अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो स्वागत है। पता नहीं आप इसको कैसे लेंगे, आई डोंट नो।
जिसको हर हफ्ते ये चाहिए कि सड़क पे आग लगी हो, कारोबार का पहिया जैम हो, दुकानें बंद कर दी जाएं, लोग मरें, क्लैशेस हों, या सिक्योरिटी एहलकारों की मौत हो, या मेरे कारकुनान मरे, मैं उनकी लाशों पे सियासत करूं और मज़ीद बड़ा हो जाऊं। उसकी वजह यह है कि परफॉर्मेंस की बेस पे तो मैं कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए लोगों के गरीब बच्चों को मरवाओ और अपने बच्चों और एक बेटी को यूके में आराम से रहने दो ताकि वो वहाँ पर एंजॉय करें। यहाँ वो ना आएँ क्योंकि यहाँ तो बहुत गुर्बत और बुरे हालात हैं, सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन आम आदमी का बच्चा ज़रूर मरना चाहिए क्योंकि उस पर सियासत को मैंने चमकाना है। और उस आदमी का नाम इमरान खान है जो जेल में बैठ के डायरेक्टिव देता है कि हर वो आदमी जो रियासत पे हमला नहीं कर रहा और दिन रात आग नहीं लगा रहा, दरअसल वो बुज़दिल है। बैरिस्टर गौहर बुज़दिल है। उसकी वजह यह है कि वो तो आग लगाने की बात ही नहीं करता। गंडापुर साहब लास्ट टाइम वार्निंग दी लाहौर के जलसे के बाद कि तुम क्यों नहीं पहुँचे, अगर तुमने इंतशार फैलाना बंद किया तो मैं उखाड़ के बाहर फेंक दूंगा, निकाल दूंगा सीएम शिप से। तो इस मरतबा दोबारा से चूँकि ये रिचुअल है कि पीटीआई ने हर हफ्ते 3 दिन मुल्क बंद करके रहना है कि ताकि यहाँ शहरियों को सांस ना आ जाए, ताकि इन्फ्लेशन के मारे हुए जो लोग पहले ही ज़मीन में दरगोर हो गए हैं वो मज़ीद नीचे दफ़ा हो जाएं। तो इस बार भी इनका यही प्लान था कि इस्लामाबाद पे चढ़ना है और वहाँ आके अपने लीडर की बर्थडे को सेलिब्रेट करके केक काट के ये बताना है कि हम तुम्हें छुड़ाने के लिए आए हैं। दुनिया भर में जो सारे प्रोटेस्ट होते हैं उनका एक आइडियोलॉजिकल एजेंडा होता है, उनकी एक डिमांड लिस्ट होती है, रिफॉर्म्स की लिस्ट होती है। इनकी डिमांड लिस्ट क्या है? हमारे अर्तुगरुल की आज सालगिरह है तो हमने उसको छुड़ाने के लिए आना है, ये थी इनकी डिमांड लिस्ट। और एक सूबे का वज़ीर आला उस सूबे का रिप्रेजेंटेटिव जहाँ पर ना बच्चों के पास तालीम है, ड्रग्स से बुरा हाल है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर ड्रग्स कल्चर फैलता जा रहा है स्मगलिंग की वजह से, तालिबानाइजेशन से लोग दिन रात मर रहे हैं, ख़वातीन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन आम है, इलिटरेसी आम है, असातिज़ा को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं यूनिवर्सिटियों के पास, स्कूल खोलने के पैसे नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है, बुरा हाल है ट्रांसपोर्ट का, हर चीज़ का। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक पार्टी का कारकुन बना हुआ है, उसने 2 ब्रश हाथ में पकड़े हुए हैं, एक तरफ से कप्तान चप्पल पॉलिश कर रहा है, एक तरफ से बूट पॉलिश कर रहा है, और दोनों को खुश रखने के चक्कर में मरवा किसको रहा है? गरीब पश्तून बच्चे को, जिसको वहाँ से चला के ये बताता है कि पंजाबी तुम्हारे ख़िलाफ़ हैं और उनके ऊपर चढ़ जाओ जाके, और ख़ुद जाके इस्टेब्लिशमेंट से डील कर लेता। आए ही इस्टेब्लिशमेंट से अग्रीमेंट करके हैं। जितने साफ़ी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, चाहे वो कौम यूथ के हों या फिर वो नून लीग के हों या फिर कोई जाले हों या पीपल्स पार्टी के हों, सब ये कह रहे हैं कि इनके राब्ते थे। इन्होंने ये कहा कि कप्तान साहब ने मुझे जेल से जो है ना डायरेक्टिव दिया है कि आके आग लगा दो पूरे मुल्क को। तो अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मिडिल ग्राउंड निकालते हैं, आप मुझे आने दीजिए, मैं थोड़ी देर वहाँ बैठ के वापस चला जाऊँगा, ठीक है, फेस सेविंग भी हो जाएगी। तो वो चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा के गरीब आवाम के टैक्स के पैसों की चीज़ों को अपने साथ लेके, जिसमें फ़ायर ब्रिगेड्स हैं, एम्बुलेंसेस हैं, इसके अलावा वो रास्ते क्लियर करने वाली क्रेन्स हैं, और पुलिस ऑफिशल्स सूबाई पुलिस को साथ लेके आते हैं इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए। और उनका अंजाम क्या होता है कि अचानक से वो सारे रास्ते में जो साथ लेकर आ रहे हैं अपना मॉब, उसको वहीं छोड़ के इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, और अचानक से वो फिर केपी हाउस चले जाते हैं, वहाँ रेंजर्स इकट्ठी हो जाती है, और उसके बाद में बताया जाता है कि वो अभी तक गायब हैं। दोबारा से सूबे का वज़ीर आला गायब हो गया। अच्छा, पिछली बार वो कौसार में जो ISI का दफ्तर था वहाँ गायब हुआ था, इस बार वो कहाँ गायब हुए हैं? इस बार वो गायब हुए हैं जी मारगला रोड के ऊपर, ISI का मेस है, इंटेलिजेंस एजेंसी का। वहाँ जाके अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स जो एजाज़ सैयद ने रिपोर्ट की है, इवन असद तूर साहब भी यही फरमा रहे हैं कि वो उनसे मुलाकात करने के लिए चले गए थे, और इस तरह और बहुत से सहाफ़ी हैं जो ये कह रहे हैं कि बड़ी लग्जरी स्वीट के अंदर रात गुजारी है उन्होंने। तो यहाँ पर गए और यहाँ जाके उन्हें मैसेज मिला कि बहुत आपने एडवेंचर कर लिया, अब चले जाएं वापस। इस सारी सूरत हाल में जिस मॉब को लेके आए हैं वो क्या सोच रहा है? हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्ट्रगल करने के लिए आए हैं। उन्हें ये पता ही नहीं कि तुम भी इस सारे स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा बने हुए हो, तुम्हें पता ही नहीं कि अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हो। तो गरीब आवाम जिनके पास नौकरियां नहीं हैं वो सड़कों पे आग लगाने का बेहतरीन ईंधन होते हैं। ना उन्होंने दफ्तर जाना होता है, ना उन्हें कुछ लूज़ करने की सेंस होती है, बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज़। तो ये सारा कुछ करने के बाद जो PTI का ऑफिशियल बयानिया है वो क्या है?
revolution has come knocking at Pakistan's door and the nation has responded with courage, resilience, perseverance, determination and passion. कि आपके दरवाजे पे इनकलाब दस्तक दे रहा है. एक इनकलाब 9 मई को आया था, दूसरा अब आ गया. और तब भी बहुत सी लाशें गिरी. खान साहब तो खुशी से पागल हो गए. उन्होंने कहा कमाल कर दिया यार, यही तो मुझे चाहिए था, जितना खून दोगे मुझे उतना मैं बढ़ाऊँगा. तो इस बार भी लाशें उनके प्लान के मुताबिक गिरनी थी, लेकिन गिर नहीं सकी. अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक लाश गिरी है, और वो भी पुलिस वाले की थी जिसका नाम हमीद शाह था, जिसको ज़ख्मों की वजह से मरना पड़ा. उसके बाद में उसके ऊपर भी इनके अकाउंट से फ़नी ट्वीट्स किए जा रहे हैं कि 140 किलो तो उसका वज़न था, वो नस्वार खाता था, गंदा खाना खाता था, इसीलिए उसको हार्ट अटैक हुआ है, हमने तो नहीं मारा. इस्लामाबाद पुलिस जो ऑफिशियल ट्वीट कर रही है उसकी डेथ को अनाउंस करने के लिए, उस पर हज़ारों लॉ फ्री एक्ट्स कर रहे हैं. ये हालत है इस कल्ट की. इनके सामने इनके मुखालिफिन की खोपड़ियों का मीनार बना दो, ये नाचेंगे देख के उसको. लेकिन सैयद भाई, यही भीड़ है जो भारत में कुछ होता है तो वहां भी हजारों लोग लाफ के रिएक्शन देते हैं जब हमारी तरफ से ट्वीट्स होते हैं. हमारे यहाँ कुछ होता है, आज वो खुद पाकिस्तान में हो रहा है तो आपको दर्द हो रहा है. दर्द होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. एज ए इंटेलेक्चुअल पाकिस्तानी आपको दर्द होना चाहिए कि ये एनार्की में इंटेलेक्चुअलिज्म जो है वो चलता नहीं. जब एनार्की धीरे धीरे फैलने लगेगी तो सारे इंटेलेक्ट्स को देश छोड़कर भागना पड़ेगा. टिकना मुश्किल है ना. आप मूर्खों से नहीं लड़ सकते. आप अगर पढ़े लिखे हैं, आप मूर्खों से नहीं लड़ सकते. और जब मूर्खों की तादाद बढ़ जाती है, जाहिलों की तादाद बढ़ जाती है, तो जो थोड़ा इंटेलिजेंट बंदा होता है वो वहां से निकल देने में ही भलाई समझता है, और करना भी यही चाहिए. तो आपके लिए मुश्किल ये है कि आपके लिए राह जो है आने वाली और नैरो होती जा रही है, इसलिए आपको दर्द हो रहा है. बट ये दर्द जब भारत के ट्वीट्स पर ऐसे लाफ होते हैं, किए जाते हैं, या जब हिंदुओं पर कुछ होता है और उसके ऊपर ऐसा किया जाता है, तब तो पता नहीं जो भी. खैर, बकौल इमरान खान के शब्दों में, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है. और इसका जवाब देने के लिए जो हुकूमत है इंस्टॉल्ड और पपेटरी वाली, उसमें 1% भी कॉम्पिटेंस नहीं है कि वो इन लोगों का मुकाबला कर लें. मुझे तो ये लगता है कि ग्रेजुअली जिस नौयत पे इन्होंने इस कल्ट को पहुंचा दिया है, लॉ इन्फोर्समेंट हो, पैरामिलिट्री हो, अवाम हो, इनके मुखालिफिन हो, सियासी पार्टियां हो, इदारे हों, पार्लियामान, जुडिशरी हो, ये सब को खा जाएंगे. दे आर गोइंग टू ब्लॉकेट दिस कंट्री फॉर गुड. Either they want power or complete destruction of this country. Nobody is realizing that. क्या ऐसा आपने वजारत उज़्मा की कुर्सी पे दोबारा बैठ के करना है जो किसी और से नहीं हो सकता? या क्या ऐसा आपने किया खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल से, या सेंट्रल गवर्नमेंट में 3.5 साल गुजार के क्या ऐसा कर लिया जो अब करना है? अडॉप्ट मी अगेन मूवमेंट को इनकलाबी तहरीक बनाया हुआ है. और बैरिस्टर सैफ साहब जो कि वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो क्या फरमा रहे हैं? हम भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर साहब को भी दावत देते हैं कि वो आके हमारे प्रोटेस्ट में शरीक हों, उसका हिस्सा बने और पाकिस्तान को मजबूत करने की स्ट्रगल करें ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों. अब SCO जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, 15 अक्टूबर को उनका पाकिस्तान के अंदर एक इजलास हो रहा है, जिसमें 2016 में जो राजनाथ सिंह हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर थे वो आए थे. तब से लेके अब तक 8 साल बाद कोई इस लेवल का ऑफिशियल हिंदुस्तान का यहाँ आना है. उसको भी तहरीक इंसाफ क्या कह रही है कि आप आयन की बहाली की स्ट्रगल के लिए हमारी मूवमेंट का हिस्सा बन जाएं. जयशंकर साहब जरूर आए, हिंदुस्तान से, भारत से आए, हम उन्हें वेलकम करते हैं. आप भी आए, हमारे एहतजाज में शरीक हों और आइन के लिए और पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत बनाने के लिए हमारे साथ इस एहतजाज में शामिल हो जाएं. क्योंकि अगर पाकिस्तान मजबूत होगा और पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होगा तो शायद हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात भी अच्छे रहें. They have totally lost their minds. इस बात से तो मैं खैर अग्री करता हूँ सैयद मुजम्मिल के, बिल्कुल ये अपना दिमाग खो चुके हैं. भारत के लिए एक स्टेबल पाकिस्तान कभी भी अच्छा पड़ोसी साबित नहीं हुआ है. पाकिस्तान के भीतर जितना क्योस रहेगा, पाकिस्तान के भीतर जितनी प्रॉब्लम्स रहेंगी, भारत उतना सेफ रहेगा.
क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा स्टेबल होता है, मुंबई अटैक हो जाएगा, पुलवामा अटैक हो जाएगा, उरी अटैक हो जाएगा, सीज फायर तोड़ने लगेंगे। तो जो भी ये कहते हैं कि भारत के लिए स्टेबल पाकिस्तान बहुत जरूरी है, मैं इसको नहीं मानता। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। पाकिस्तान के भीतर जितना केओस होगा, पाकिस्तान के भीतर जितना हुड़दंग होगा, पाकिस्तान के भीतर जितना बवाल होगा, पाकिस्तानी जितना आपस में लड़ते मरते कटते रहेंगे, भारत के लिए उतना बेहतर है। क्योंकि वो अपने में उलझे रहेंगे, हमारी तरफ उनके लिए टाइम कम मिलेगा। और जैसे ही उनके पास अपनी प्रॉब्लम, ये लड़ने मरने और आपस में भिड़ने वाली चीज खत्म हुई, उनका रुख भारत की तरफ हो जाता है। और ये इतिहास आप पिछले 78 ईयर्स में उठा के देख लो कि जब जब पाकिस्तान आर्थिक नजरिए से स्टेबल हुआ है थोड़ा बहुत, या पैसे आ गए हैं, तब तब वहां से कांड शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान कभी भी स्टेबल ना हो। पाकिस्तानियों को ये सुन के बहुत बुरा लगेगा, बट क्या करें, मैं तो भारतीय हूं, मैं तो अपने देश की सुरक्षा की बात करूंगा ना, मैं तो अपने देश के फायदे की बात करूंगा ना। स्टेबल पाकिस्तान तभी बेहतर होगा हमारे लिए जब पाकिस्तान में सारे आतंकवादी संगठन और आतंकवादियों को लटका दिया जाएगा, और पाकिस्तान की तरफ से यह इंश्योर किया जाएगा कि इसके बाद एक भी टेरर एक्टिविटीज पाकिस्तान की तरफ से भारत में नहीं की जाएगी। तब स्टेबल पाकिस्तान हमारे लिए बेहतर है, और तब शायद हम पाकिस्तान की हेल्प भी करें। लेकिन जब तक पाकिस्तान हमें दुश्मन मानता रहेगा, जब तक पाकिस्तानी फौज हमें दुश्मन मानकर अरबों के फंड्स लेती रहेगी, तब तक पाकिस्तान में क्योस रहना चाहिए। इस तरह की बात करने के बाद एक बयान देते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमारा तो इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं है। पहले एक दिन कहेंगे हम शेख मुजीब हैं, अगले दिन कहेंगे कोई ताल्लुक नहीं है। एक दिन कहेंगे कि हम फौज के साथ हैं, अगले दिन कहेंगे हम उनके खिलाफ है। एक दिन कहेंगे एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रगल है, अगले दिन कहेंगे बात ही फौज से करनी है। तो इस तरह के बयानात से क्या आपको लगता है कि इनमें 1% भी कोई सेंस बची है इसके बाद? जब ये देखते हैं कि कोई ऐसा इवेंट हो सकता है इस मुल्क के अंदर जिससे कोई चीज़ बेहतर हो जाए, आके सब ब्लॉकेट कर देंगे। 10 साल पहले चाइनीज़ प्रेसिडेंट का विजिट बर्बाद किया, इस बार SCO बर्बाद करने के लिए आ गए हैं। और उसके बाद में आप ये देख लीजिए कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी टांगें ज़ख्मी हुई हुई हैं, जो शेल खा रहे हैं, उसकी वजह दूसरी तरफ भी वही पपेट हैं। आपको क्या लगता है कि मोहसिन नकवी साहब और गंडापुर साहब की जब आपस में नेगोशिएशन हो रही होती है तो दोनों तरफ से कोई सिविलियन सुप्रेमेसी का नुमाइंदा वहाँ पर गया होता है? आपको लगता है? आप बेवकूफ़ बन रहे हैं, आपके बच्चे ज़ख्मी हो रहे हैं, उनका मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, उनकी तालीम बर्बाद हो रही है। इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? एक फ़्लाइट लेकर गायब हो जाएंगे सारे। तो बच्चे ज़ख्मी हो रहे हैं, उसको भी प्राउडली ट्वीट करके बताया जा रहा है कि 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा इमरान खान के लिए मरने के लिए आया। ओ भाई, अपने लिए मरो। 70 साल का एक आदमी जिसने दुनिया भर का प्रिविलेज एंजॉय कर लिया, यहाँ पे पूरे माशरे को डिवीजन फैला के बर्बाद कर दिया, गालियों पे लगा दिया आवाम को, उसके लिए मरना है अब भी तुमने 10 साल की उम्र में? या जिनके पेरेंट्स भेजते हैं इस तरह के बच्चों को, पता नहीं कैसी कल्ट का वो शिकार है, मुझे समझ नहीं आती। वज़ीर आज़म बनाओ तहरीक के लिए मरने के लिए बाहर आ गए हैं। इसके साथ साथ मतलब इमरान खान ने किया तो गलत किया, और जब बच्चों के हाथों में तलवार देकर पाकिस्तान में रैलियां निकाली जाती हैं, भारत के नक्शे को काटा जाता है तलवार से, बच्चों के हाथ से, तब क्या होता है? क्योंकि ये अपना ही खून बहा रहे हैं अपने ही देश के भीतर, तो बुरा लग रहा है, लेकिन दूसरों का खून बहाएंगे ये बच्चे तो कोई बुराई नहीं है उसमें। जब सरेआम पाकिस्तान से वीडियोस बनाए जाते हैं जिसमें RSS को दहशतगर्द कहा जाता है, गाय का कबाब खाने की बात कही जाती है, भारत के फौजियों से झाड़ू लगवाने और उसकी बात कही जाती है, बच्चों से बुलवाई जाती है, सुनवाऊं मैं? सुनाओ भाई। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे, और मैं अब्बू से कहूँगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी ज़बान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मज़ा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना
तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो आरएसएस के दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। तब किसी को पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं होती, तब पाकिस्तानी बड़े खुश होते हैं, यार बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन आज जब इन बच्चों का इस्तेमाल खुद अपने फायदे के लिए किया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, तब दुख हो रहा है। के साथ साथ इस्लामाबाद में एक भी आपको पीटीआई का एमएनए सड़क पे नज़र आया? किधर गए हमादर साहब, किधर गए आज़म स्वाति साहब, या बाकी सारे इनके जो पार्लियामान में लंबी लंबी पैशनेट तकरीरें करते हैं, कहाँ हैं? कोई नहीं आया। बच्चा मरे तो सिर्फ आम आदमी का और गरीब का, ताकि हम उसकी लाश पे पॉलिटिक्स खेल के घर चले जाएं। क्या बना जो आपने 126 दिन का धरना किया था, 1000 धरने आपने किए थे, 14 साल से आप घर बैठने कोई तैयार नहीं है। एक सूबे की हुकूमत तुम्हारे पास है, तुम्हारी सेनेट में प्रपोशन है, तुम्हारी कौमी असम्बली में प्रपोशन है, तुम्हारे पंजाब में MPs हैं। कोई खुदा का वास्ता है, कोई पार्लिमानी पॉलिटिक्स सीख लो। बंद कर देंगे, तोड़ देंगे, मार देंगे, इसके अलावा आता कुछ नहीं है। और रियासत का आगे से रिस्पॉन्स आप देख लीजिए कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को तवालत देने के अलावा होश ही नहीं है। एक तो पहले सिविलियन पावर को ऐड करने के लिए आर्मी को बुला लिया जाता है, जिससे ये मान लिया कि हमारी पुलिस किसी काम की नहीं है, और फिर भी कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते वज़ीर दाखिला साहब, जो कि PCB भी चला रहे हैं। क्योंकि उस तरह ही आके इस्लामाबाद के शहरियों की ज़िंदगी अजीरन। रावलपिंडी में कारोबार बंद, लाहौर में कारोबार बंद, मोटरवे पे ब्लॉकेड, 600 कंटेनर कहीं लगे हुए हैं, मोबाइल सिग्नल आ नहीं रहे। कोई गाड़ी चलाने वाला, ऊबर करीम वाला, वो भी भूखा मर रहा है। फूड पांडा वाले भूखे मर रहे हैं, क्योंकि इनकलाब आ रहा है। एक आदमी जेल में बंद हुआ हुआ है और वो कह रहा है मुझे दोबारा गोद लो, उतारो शरीफों को गोद से और मुझे बिठाओ। इस तहरीक ने पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया है, जिससे छुटकारा हासिल करने की कोई जगह मिल नहीं रही। असल महंगाई है ही यदि वजह तो, जब तक ये है ना, ये मुल्क खुशहाल है ही नहीं, तबाह होया ही ऐसी वजह तो। समझ आई ना, अवाम सारी तंग हुई फिर दी है, कोई खैर खा नहीं हैगा। समझ, अगर खैर खा होंदा ते आज अवाम इस स्टेज ते ना होंदी कि आपस में भाई भाई ना लड़िया जाता, बैंड दी नहीं रही। इसके साथ साथ रियासत का रिस्पॉन्स ये है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जो कि 11 अक्टूबर को एक जरगा करने जा रही है, उसको प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया और कहा ये कि पीस और सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ हैं दरअसल ये, इसीलिए इनको हम बैन कर रहे हैं। तो जो जिनके हाथों हर हफ्ते पुलिस वाले मरवाते हो, उनका तुम्हारे पास सलूशन है ही नहीं। उसकी वजह वो लाडले हैं ना, वो अडॉप्टेड हैं। एक मिनट के लिए तसव्वुर कीजिए कि मंजूर पश्तीन ने या किसी और जो है वो ट्राइबल एरिया के किसी पश्तून लीडर ने, किसी बलोच लीडर ने ये कहा होता कि हम जयशंकर को दावत देते हैं, आके हमारी प्रोटेस्ट में शरीक हो जाओ, आप तो हेलीकॉप्टर भेज देते हैं उनके पीछे। और जो ये कह रहे हैं उनको आप बुलाकर अपने मेस में रोटियां खिला रहे हैं। इसके साथ साथ जो TLP की एक इनकलाबी तहरीक है, जो कि हर हफ्ते आके वो भी धमकियां देते हैं कि सड़क बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनमें तो पैसे बांटे जाते हैं। तो मैसेज सिर्फ ये है कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है वो दुश्मन है, बाकी सारा कुछ तोड़ दो, जला दो, मार दो। इफ़ यू हैव द विल टू violate all laws and destroy everything, we welcome you, but if you are a proponent of peace, we will declare you a proscribed organization. सही है। और इसके मंजूर पश्तीन से तो ये चिढ़े हुए हैं ना। मंजूर पश्तीन ने डंडा दे रखा है इनको, बम्बू दे रखा है मंजूर पश्तीन। एक तरफ मंजूर पश्तीन और दूसरी तरफ अपनी बलोच की शेरनी महरंग बलोच, और ये रुकने वाले नहीं है। मंजूर पश्तीन की मैं एक क्लिप सुना देता हूँ, किस तरह से पाकिस्तानी फौजियों और पाकिस्तान को वो कहते हैं, आर्मी को। सुनिए। ये जो दहशत करती है, ये जो दहशत करती है, ये जो गुंडा करती है, ये जो गुंडा करती है, ये जो पश्तूनों का कत्लेआम है, दहशतगर्द, GHQ दहशतगर्द, पाकिस्तान दहशतगर्द।
जब आपने उसे बैन कर दिया, यानी कि सीधा सीधा मतलब है ये मैसेज देना है कि मंजूर पश्तीन वी आर कमिंग फॉर यू, कि हम आ रहे हैं तुम्हारे लिए। और ये मंजूर पश्तीन को फिर उठा लेंगे, आप देखिएगा, क्योंकि उसको प्रोस्क्राइब कर दिया, बैन लगा दिया, अब उसको उठा लेंगे और ये बवाल और बढ़ेगा। तो अगर पाकिस्तान की सेना, फौज, पावर एलिट ये सोच रही है कि इस तरह से वो पश्तूनों को काबू कर लेंगे, ये आप आग में घी डाल रहे हैं। और पश्तून एक बार भड़क गया, पूरा पाकिस्तान चलेगा, याद रखिएगा। इसके अलावा ये सारी तहरीक जो तहरीक इंसाफ की अभी चल रही है, इसमें आपको मैसिवली दिखाई देगा कि AI जनरेटेड फ़ोटोज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। बार बार जाली तस्वीरें AI से बना के आवाम को हाइप दी जा रही है। उसकी वजह यह है कि सच के ऊपर तो ये मबनी है ही नहीं। सलूशन इसका क्या है? सलूशन इसका ये है कि आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये अनार्किस्ट मूवमेंट है। इन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि अगर कुछ भी अच्छा हो गया तो हमारी सियासत तबाह हो जाएगी, इसलिए हमने होने नहीं देना। अगर आपने अब भी इस तहरीक में अपना माइंड लूज़ करके अपने ही बच्चों को मरवा के अपना ही कारोबार बर्बाद करवाना है तो फिर करवाते रहिए। अगर आपको लगता है कि शहबाज, इमरान या जरदारी या नवाज़, इन सब के पास कोई ताकत है तो तालियां बजाएं अपने लिए, अपनी बेवकूफ़ी पर हंसें। लेकिन इनमें से एक कल्ट, इन चारों के जो मैंने नाम लिए हैं ना, एक कल्ट ऐसी है जो कि मुल्क की ईंट से ईंट बजाने को तैयार हो गई है। तो ये वज़ीर आज़म बनाओ तहरीक से डिस्टेंस करें अपने आप को, चाहे वो किसी की भी क्यों ना हो। रियलाइज़ करें कि ये लोग आपके बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं। ये रियलाइज़ करें कि ये एनार्किस्ट हो चुके हैं, जो बिल जला रहे हैं, जो कह रहे हैं मार देंगे मर जाएंगे लेकिन उसको दोबारा वज़ीर आज़म बनवा के रहेंगे। ये कोई इखलाकी तहरीक नहीं है। निकलते हैं वहाँ से, पहली डील हुई होती है और आपको बेवकूफ़ बना के घर चले। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। हाँ भाई पाकिस्तानियों, जब किसान आंदोलन चल रहा था, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, तो तुम लोग तो बड़े खुश थे, देखो भारत में अनार्की फैल रही है। और जब भारत की तरफ से कार्रवाई होती थी, जो कुछ भी होता था उसका तुम लोग बड़ा विरोध करते थे, अरे ऐसे कैसे, अब तो ये होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, भारत की सरकार ऐसी है, भारत ऐसा है, देखो सब कुछ दिख रहा है। अब क्या हो रहा है? एंजॉइंग, मजा आ रहा है। वक्त पलटकर उसी पर आता है जो दूसरों के खिलाफ साजिशें करता है, और वक्त पलट गया है। और ये वक्त ऐसा पलटा है पाकिस्तानियों, तुम्हें बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। सैयद मुजम्मिल को नजर आ रहा है, उन्हें पता है कि जो कुछ भी देश में हो रहा है, आपके मुल्क में हो रहा है, ये जा किधर रहा है? जा वहीं रहा है जिसके बारे में इमरान खान ने आज से कई साल पहले कहा था कि मुल्क टूट जाएगा। स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं ताकि आप लोगों को मेरी बात पर भरोसा हो। ये AI जनरेटेड नहीं है, ये आप जाकर सर्च कर लो, आप ही के अखबार की खबर है। टुकड़ों में बटेगा पाकिस्तान, टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान, ये आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था। और आप अगर पिछले 2 साल से आप देखेंगे तो चीजें उधर ही बढ़ रही हैं। अगर आपको अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही तो बाकी हमें रा को दोष देते रहो, हमें दोष देते रहो, भारत को दोष देते रहो, हिंदुओं को दोष देते रहो, यहूदी लॉबी को दोष देते रहो। दोष आपका है क्योंकि आप लोग हैं 2 नंबरी, लालची। जब पहली बार मार्शल लॉ लगा था, अगर उस वक्त आप लोग सड़कों पर उतर गए होते तो आज पाकिस्तान कहीं और होता। आपने अपने गले में फंदा डलवाकर उन आर्मी ऑफिसर्स के हाथों में उसकी बागडोर दी है कि जब भी हम थोड़ा बहुत इधर उधर कुड़े हमें टांग देना। ये आपने दिया है, ये ताकत आपने दी है। डेमोक्रेसी के कातिल आप हैं पाकिस्तानियों, आप। लेकिन आपको तो लगा कि नहीं, हम क्यों जाए यार, पड़ोसी जाएगा। हर कोई यही सोचता था कि हम नहीं जाएंगे, पड़ोसी जाएगा। और अभी तो जो होना है वो तो आप देखेंगे। अभी इमरान खान लटकाए जाएंगे, जल्दी नहीं, ये बहुत स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। आप चीजें देखो ना। अगर आपको अभी भी नजर नहीं आ रहा है जिधर चीजें बढ़ रही हैं, आई एम सॉरी टू से, आप जाहिल हैं। दोस्तों आप बताएं, आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।
तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,